सॉरी भाई। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रॉपर ऑडियो वीडियो क्लियर है? कितने समझदार बच्चे संडे को भी तैयार रहते हैं पढ़ने के लिए। कभी भी पढ़ा दो मेरे इन्हें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बरसात बढ़िया चल रही है, कोई बड़े पकोड़े कुछ बना रहे हो या ऐसे ही आनंद ले रहे हो? टेस्ट अच्छा था? हम बूस्टर पे आए हो तो क्वालिटी तो मिलेगी ना। जयपुर में बारिश फुल हो रही है। टेस्ट दे दिया। टेस्ट में मजा आया तुम लोगों को? पर ये वो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन हो गए थे? टेस्ट देकर अच्छा लगा? चलो अच्छी बात है। अभी तो तुम देखते जाओ, अभी बहुत समय है हमारे लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी। तुम बैच में हो तो टेस्ट ही टेस्ट मिलेंगे, अभी करंट अफेयर के टेस्ट अलग मिलेंगे। और सारी चीज़ें पहले कोर्स होने दो तुम लोग। कोई बात नहीं, दे लो चीज़ें अंदर, वापस मिल जाएंगे। टेस्ट कोई तुम्हारे जा थोड़ी रहे। इको सर्वे वाले हार्ड थे क्वेश्चन, थोड़े बनाए थे हमने टिपिकल हार्ड। आरएस वालों के लिए आज टेस्ट था, सीटी वालों की तो टेस्ट चल ही रहे हैं। सेम टेस्ट एक बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब बताओ आज किसकी इच्छा है मूल अधिकार और अच्छे से पढ़ने के लिए? कुछ टेक्निकल इशू हो गया हो समझो। ओके। अब बताओ मेरे को तुम लोग कि जो है वो अपन आज घंटे डेढ़ घंटे पढ़ने। वैसे मौसम तो ऐसा है, संडे को भी तुम लोग जो है वो पढ़ने के लिए तैयार रहते हो, तो टाबर तो होशियार हो तुम। लेकिन आज क्या मूल अधिकार को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाए? स्टार्ट करें? ये जो कल आर्टिकल 12 पढ़ाया था राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 की एक बोलता है कि संविधान के लागू होने से पहले कोई पूर्व विधि अगर कटती है तो उस विधि को हटा देंगे। 13(2) कहता है कि अब अगर कोई ऐसी विधि बनती है तो उसको हटा देंगे। विधि की परिभाषा पता है। 13(4) में कहते हैं कि विधि से तात्पर्य सामान्य विधि से, संविधान संशोधन पे ये आर्टिकल लागू नहीं होता। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा बढ़िया तरीके से, आनंद आया? पवन कह रहा है सर पॉलिटी में नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का बेच ले। नहीं नहीं पवन भाई, तुम मेरे को यही बस यही रहने दो, और नहीं, इतनी जिम्मेदारी नहीं। मेरे को सोना भी होता है यार, मैं बहुत सोया हुआ हूँ इंजीनियरिंग में। तो आज भी तुम्हें पता है मैं कितने बजे उठाऊँ? आज संडे था तो मैं एग्जैक्ट 12:30 बजे उठाऊँ। तो मेरे को इस भागा दौड़ में मत फंसाओ तुम लोग कि इस चीज़ को भी ले आओ, इसको भी ले आओ। तुम मुझे आरएस में रहने दो, बढ़िया तरीके से आरएस वालों को पढ़ाने दो, बस बहुत है। इससे ज़्यादा मेरी मतलब इतनी क्षमताएं नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को पढ़ना मुझसे बहुत कुछ है। और उसके बाद में जो है वो मेरे को जो है वो जीवन के अंदर इतनी उथल पुथल नहीं चाहिए। और ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है। नहीं, सामान्य आदमी अपनी नौकरी करे, आनंद लेवे, बस बहुत है, और क्या। ये ऐसे कोई इच्छाओं की पूर्ति तो होती नहीं है ना? तो अब ध्यान दें, आगे बढ़ना स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक है आज। आप लोगों को सही में पता चलेगा कि आर्टिकल 16 है क्या, आर्टिकल 16 है क्या। और आज जो सराउंडिंग क्वेश्चंस भी आते हैं ना कभी कभी, वो भी तुम लोगों के सही हो जाएंगे, उनसे भी तुम लोगों के प्रश्न सही हो जाएंगे। तो आर्टिकल 16 स्टार्ट करें? पक्का? अब एक बार सभी लोग जो है वो, हाँ, शांत रहें, एकदम निश्चिंत रहें और चुप रहें 2 घंटे तक, क्योंकि मुझे जो है ये मूल अधिकार बहुत अच्छे से कवर करवाने हैं, ताकि जो है तुम लोगों को आनंद आ सके। ठीक है, अब हम आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं। देखो पॉलिटी में रिदम चाहिए, बार बार डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो कृपया करके जो है वो शांति बनाए रखें, पढ़ें, और आप लोगों को थोड़ा पता चलेगा। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 15 में क्या था? धर्म, जाति, लिंग, हाँ, आपके यहाँ पे जो जन्म स्थान, वंश, इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम लोगों ने 15 को बड़े डिटेल से पढ़ा था, और 15 को डिटेल से पढ़ते हुए हमें पता था कि 15(1) में ये था कि इन आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 15(2) में था चाहे वो आपके यहाँ कुएं हो, तालाब हो, सार्वजनिक दोस्तों आपके यहाँ होटल हो, रेस्टोरेंट हो, यहाँ नहीं होगा। 15(3) में क्या था? महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। 15(4) में क्या था? ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किए गए थे। और फिर दोस्तों आपके यहाँ 93वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं, इनके जो आपके अल्पसंख्यक की शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें ये लागू नहीं होगा। और 103 में था कि ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। ये ठीक था। ये क्या था?
ये रोजगार की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, विशेष प्रावधान हो सकते हैं। मतलब अगर आपको आर्टिकल 16 के अंदर, याद रखना, अगर आपको आर्टिकल 16 के तहत किसी को रोजगार के अंदर, अगर आर्टिकल 16 के तहत किसी को रोजगार के अंदर कुछ अगर विशेष प्रावधान देने हैं तो आर्टिकल 15 में पहले लिखना पड़ेगा, आर्टिकल 15 में पहले लिखना पड़ेगा। सर इसका एग्जाम्पल दो तब माने। देखो तुमने आर्टिकल 15(6) में ये लिखा कि जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान होंगे, तभी तुम आर्टिकल 16(6) में कह पाए कि रोजगार में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण होगा। मिला एग्जाम्पल तुम लोगों को? आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो आर्टिकल 15 और 16 को डिटेल में पढ़ेंगे। 16 आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 16 ये कहता है आपके यहाँ पे 16(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को जो है वो दोस्तों क्या होगा, अवसर की समानता प्राप्त होगी। पहले क्या कह रहे हैं, नियोजन या नियुक्ति में, मतलब किसी भी भर्ती में सबको अवसर की समानता होगी। 16(1) क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग याद रखें। 16(1) क्या कह रहा है, हाँ ये तो हेडिंग है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आपके यहाँ पे जो है वो जो अपॉर्चुनिटी है वो दोस्तों आप लोगों को जो है वहां पे आपको क्या मिल रही है, समानता मिल रही है। आर्टिकल 16(1) क्या कह रहा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समता। याद आ गया तुम्हें, अवसर की समानता मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पहले तो इन्होंने क्या कहा है कि आपको अवसर की समानता 16(1) में दे रहे हैं, फिर 16(2) में कह रहे हैं कि नियुक्ति एवं रोजगार में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान एवं निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब यहां आधार जो है वो आपको 16(2) में मिल रहे हैं। आधार किस में मिल रहे हैं, 16(2) में मिल रहे हैं। और यहां आधार 6 हैं, यहां आधार 6 हैं, वहां कितने थे, 5। वहां कितने थे, 5 थे। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, वहां निवास की बात नहीं थी, वहां निवास की बात नहीं थी, वहां क्या नहीं थी, निवास की बात नहीं थी। तो क्या याद रखना है दोस्तों, 16(1) कहता है, पहली चीज तो अभी एक बार सभी कमेंट सेक्शन में लिखें, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान एवं निवास, लिखो एक बार। हाँ, तो आपका गला खराब हो गया या मेरे फोन में ऐसा ही लग रहा है, गला खराब है थोड़ा थोड़ा, लेकिन तुम इधर ध्यान दो, उससे कुछ नहीं। यहाँ क्या बढ़ गया, निवास बढ़ गया, पढ़ाओगे तो गला खराब ही रहेगा। आवाज़ ठीक नहीं आ रही, हाँ थोड़ा सा जो है वो आवाज़, कोई बात नहीं, तुम पढ़ो ना यार। तुम्हें बहुत मतलब HD क्वालिटी चाहिए यार, आवाज़ तुम्हें इतनी अच्छी चाहिए यार, ऐसे मत करो तुम लोग, थोड़ा ध्यान दे लो। इतना समझ में आ गया ना। 16(1) में क्या कहा कि आपको रोजगार में अवसर की समानता मिलेगी। 16(2) में कहा गया कि इन 6 आधार के ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्लियर, श्योर, एकदम क्लियर। अब दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, संसद विधि निर्माण करके संघ सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के किन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिए निवास की शर्त रखी जा सकती है। कहीं पर नियुक्ति के लिए निवास की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन कौन रख सकती है, संसद रख सकती है विधि बना के, संसद रख सकती है विधि बना के। यहाँ पे आप केवल जो है वो 3 आर्टिकल पढ़ रहे हो, अब तक तुम्हारा वो आर्टिकल नहीं है जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है, और वो आर्टिकल आपका 16(4) वो अब तक नहीं आया है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। हाँ 15(4) तुम लोगों ने पढ़ा था ना। अब एक कंपेरेटिवली याद रखना, कभी भी गलत मत कर देना। 15(1), 15(2) और 15(3) क्या कह रहा था, 15(1), 15(2), 3 क्या कह रहा था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि इस आधार पे भेदभाव नहीं होगा, इस जगह भेदभाव नहीं होगा, और महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेंगे। लेकिन आपका आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, यहाँ पे 16(1) कह रहा है कि सबको रोजगार में अवसर की समता होगी, रोजगार में अवसर की जो है वो समानता होगी, अवसर की समानता होगी, अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 16(2) कह रहा है कि 6 आधार पर है, क्या दोस्तों, 6 आधार पर है, भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 16(3) कह रहा है कि यहाँ निवास के आधार, निवास का शर्त रखी जा सकती है, निवास की शर्त रखी जा सकती है, बशर्ते कि दोस्तों संसद विधि बनाकर रखे, संसद विधि बनाकर जो है वो दोस्तों ये शर्तें रख सकती है। ये 3 किस किस को क्लियर, हाँ ये 3 किस किस को क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर।
इको सर्वे की बुक कब की आ गई? किसी भी बुक डिपो से ले लो, आप जाके बस इको सर्वे की बुक का पूछो। हाँ बता देंगे प्रदीप, एक बार रुको, 16/6 में जाके बता देंगे। पहले ये 3 बताओ मेरे को, 16/1, 16/2, 16/3 तुम्हें किस किस को क्लियर है? एग्जैक्टली बताओ। हेलो, एकदम बढ़िया मामा जी। हेलो 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 हेलो, क्लियर क्लियर। हाँ चले आगे, श्योर। तो अब वापस से समझो, 16/1, 16/2 और 16/3 किसको समझ में आया? 16/3 दोबारा समझाता हूँ, अर्श का कहना है कि सर दोबारा बताओ। 16/3 क्या कहता है कि निवास के लिए शर्त रखी जा सकती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों में कि भाई हम जो है ना इनको ही नौकरी देंगे, यहाँ वाले निवास वालों को नौकरी देंगे। लेकिन वो भी कब रखी जा सकती है? जब संसद द्वारा विधि बनाकर जो है वो डिसाइड किया जाए। इतनी सी बात है कि हम इन 6 आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, इनमें से किसी भी एक आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अलग से निवास की जो है वो शर्त रखी जा सकती है कि यहाँ इन लोगों के लिए जो है वो नियुक्ति के अंदर जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ के निवासी चाहिए भाई इस नौकरी के लिए, मान लो कोई लद्दाख से संबंधित बात हो गई या कोई जो है वो ऐसी जगह होगी जहाँ पे वहाँ के निवासियों को देना जरूरी है। तो दोस्तों जो है वो याद रखना। श्योर, क्लियर, आ रहा है तुम्हें ऑफलाइन वाला समझ आया? ऐसे नहीं, कौन इतनी बार रिपीट करता है? तमन्ना जय का कहना है कि सर कोई रिपीट नहीं करते, आप ही करते हो इतना। श्योर, चलो आगे। अब 16/4, 16/5 और 16/6 ढंग से पढ़ लेना। कभी मूल अधिकार में प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे किस भी लेवल का आ जाए, चाहे किसी भी लेवल का आ जाए, बोले प्रश्न गलत नहीं होगा। अब 16/4 क्या कहता है? 16/4 कहता है कि राज्य के द्वारा नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्ग, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? सरकारी सेवाओं को नियुक्ति में आरक्षण दिया जा सकता है। क्या याद रखना है तुम लोगों को? नियुक्ति में आरक्षण दिया जा सकता है, नियुक्ति में आरक्षण दिया जा सकता है। 16/4 क्या बोल रहा है? 16/4 क्या बोल रहा है? 16/4 को ढंग से याद करना। 16/4 ये कह रहा है कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग को, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग को, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग को जो है, पिछड़े वर्ग को रोजगार में विशेष अवसर दिया जा सकता है, रोजगार में आरक्षण दिया जा सकता है। ये शब्द समझ लो तुम, आरक्षण दिया जा सकता है। अब देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और वो कैसे क्लियर होंगे? अब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर ऐसी बात 15/4 में हुई थी, ऐसी बात 15/4 में हुई थी क्या? 15/4 में ऐसी बात जो है वो 15/4 में हुई थी या नहीं हुई थी? 15/4 में ऐसी बात हुई थी ना कि नागरिकों की किन्हीं पिछड़े वर्ग, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इन वर्गों को जो है इनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, विशेष प्रावधान किया जा सकता है। कहा था ना प्रावधान किया जा सकता है। तो ये लो तुम्हारे 16/4 में प्रावधान कर दिया, ये लो तुम्हारे 16/4 में प्रावधान कर दिया कि आपके यहाँ ओबीसी को जो है वो आरक्षण है, एससी को आरक्षण है, एसटी को आरक्षण है ना आरक्षण। बताओ क्लियर बात समझ में आई? 15/4 में कहा था कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग, चाहे वो आपका अदर बैकवर्ड क्लास हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। और आर्टिकल 16/4 क्या कह रहा है कि दोस्तों राज्य जो है वो नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण दे सकता है। क्लियर हुई बात? बस इतनी बात क्लियर होती है, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन इसके अलावा अब मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि सर जो है वो ये आरक्षण कब कब कैसे कैसे मिला। और कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो फिर आदमी सोचता है काश मैं ये भी पढ़ लेता।
कि भारत में आरक्षण कब मिला, फिर ओबीसी वालों को कब मिला, कौन से आयोग के आधार पर मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर आएंगे हम लोग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे हम आएंगे, वो हम 16(6) के अंदर आएंगे। लेकिन आज मैं तुम लोगों को पूरी की पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा कि कब से कब क्या मिला, ताकि कोई प्रश्न गलत नहीं हो। सबसे पहले काका कालेलकर आयोग जो था, याद रखिए दोस्तों, काका कालेलकर जो आयोग था, उस आयोग ने 1953 में कहा था कि एससी को 15% और एसटी को 7.5% दे दो। पहला प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। और वो क्या था दोस्तों आपके यहाँ पे, तो ये दोनों कितने हुए आप लोगों के, ये दोनों कितने हैं, 15 और 7.5, 22.5% आरक्षण की बात जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। काका कालेलकर आयोग ने, याद रखें, काका कालेलकर आयोग ने जो है वो 1953 के अंदर ये कहा था, उनकी रिकमेंडेशन पे जो है वो एससी को दोस्तों आपके यहाँ पे 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई। एकदम क्लियर, दिमाग में याद कर लेना। सिंपल सा प्रश्न आता है, काका कालेलकर आयोग का संबंध कौन से आरक्षण से है, एससी से है, एसटी से है, किससे है? तो दोस्तों आप एग्जैक्टली बता देना कि काका कालेलकर आयोग का संबंध जो है वो एससी एसटी के आरक्षण से है। पहले को किस किस को क्लियर हुआ का सर जो है ये तो क्लियर हो गया। फिर मंडल आयोग बना, फिर दोस्तों आपका मंडल आयोग बना। मंडल आयोग ने कहा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो है उनकी स्थिति का मूल्यांकन किया, और उन्होंने कहा कि ये जो एससी का जो चल रहा है और एसटी का जो चल रहा है, ये तो आपका 15 और 7.5 चल ही रहा है, मतलब ये दोनों तो 22.5 है ही, ये दोनों तो 22.5 है, आप इन्हें बढ़ाकर 49.5 कर दो, उन्हें बढ़ाकर 49.5 कर दो। मतलब यहां पर पहली बार जो है वो ओबीसी के आरक्षण की बात होती है, और ओबीसी को कितना आरक्षण मिलता है दोस्तों आपके यहां, ओबीसी को आरक्षण करने की रिकमेंडेशन दी जाती है 27% आरक्षण। ओबीसी को कितना, 27% आरक्षण 1978, याद रखें। हाँ, 1978 में रिकमेंडेशन आती है, और ये आयोग जो है वो आपके जो है वो पिछड़े लोगों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बना। एकदम पूरी चीज क्लियर होएगी कि हाँ, एससी को 15 था, 7.5 एसटी को था, काका कालेलकर आयोग के कहने पर दिया गया था। फिर मंडल आयोग आके जो है वो रिव्यू करता है, और रिव्यू करके मंडल आयोग कहता है इसे 22.5 से बढ़ाकर 49.5% कर दिया जाए। मंडल आयोग की सिफारिश पर 1990 में, मंडल आयोग की सिफारिश पर 1990 में रिकमेंडेशन 79 की है, और मंडल आयोग के जो है वो दोस्तों आपकी सिफारिश पर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने, दोस्तों याद रखें, वीपी सिंह सरकार ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी को दिया, 27% आरक्षण ओबीसी को दिया। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे प्रश्न जो है वो बहुत सारे आ जाते हैं। तब मेरा यहाँ बनता है कि मैं ये सारी चीज़ क्लियर करवा के जाऊँ, ताकि तुम लोगों को ऐसे लगे कि हाँ मामला सही है, याद तो हो रहा है सर, मामला सही है और याद तो हो रहा है। तो क्या बात समझ में आई आप लोगों को कि 1953 के अंदर है, 1953 के अंदर काका कालेलकर, याद रखें, काका कालेलकर जो है आपका आयोग जो था, उसके कहने पर हम लोगों ने जो है वो क्या किया, एससी को जो है वो 15% और 7.5% जो है वो एसटी को दिया आरक्षण। और इस आरक्षण के जो है वो रिव्यू के लिए जो है वो मंडल आयोग बना। मंडल आयोग ने कहा कि ये जो आपका जो आरक्षण है जो आज 22.5 है, इसे 49.5 कर दो, इसे क्या कर दो, 49.5 कर दो। इन्होंने ठीक बात कही। अब मंडल आयोग की इस रिकमेंडेशन पे जो है वो दोस्तों जो है 1990 के अंदर वीपी सिंह सरकार जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, इसे जो है वो करती है 49.5। तो फिर बताओ एससी के पास कितना हुआ, 15%, एसटी के पास कितना हुआ दोस्तों, 7.5%, और दोस्तों ओबीसी के पास कितना हुआ, 27%। बताओ टोटल कितना हुआ, 49.5%। याद है, हाँ याद आएगा। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हुआ मामला। कहाँ सर दिमाग में बैठ तो रहा है, अब तो बैठ रहा होगा थोड़ा थोड़ा दिमाग में कि ये जो है वो मामला ऐसे है। जल्दीबाजी में केवल और केवल हम लोग जो है वो दोस्तों जो है जल्दीबाजी में केवल और केवल हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 16 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 पढ़े और भाग गए, 1 2 3 4 5 6 पढ़े और भाग गए, और सारे दिन बात करते रहते हैं आरक्षण की, आरक्षण की, आरक्षण की। बेसिक फाउंडेशन कमजोर हो जाता है उससे।
अब कभी मेंस के बारे में लिख रहे हो तो काका कालेलकर आयोग की रिकमेंडेशन लिख सकते हो, मंडल आयोग की बात लिख सकते हो। अब लोग जो है कोर्ट तो जाने थे, कोर्ट जाना तो बनता है ना, जब आरक्षण मिल जाता है तो दूसरा वर्ग तो कोर्ट जाएगा ना, और दूसरा वर्ग कोर्ट में जाके बोलेगा कि इनको दिया गया ये आरक्षण जो है वो गलत है। लेकिन गलत तो नहीं है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 16(4) है और आर्टिकल 15(4) जो है वो दोस्तों ये प्रोविजन कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है कोर्ट में गए, तो कोर्ट में गए तो दोस्तों इंदिरा साहनी मामला, कौन सा दोस्तों, इंदिरा साहनी वाद के अंदर जो है 1992 के इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ओबीसी को दिया गया जो आरक्षण है वो एकदम सही है। ओबीसी को दिया गया आरक्षण जो है वो एकदम सही है। ओबीसी को दिया गया आरक्षण जो है वो क्या है दोस्तों, एकदम सही है। मैं यहां तक की कहानी याद कराऊंगा, इसके बाद की कहानी बाद में याद करवाऊंगा, क्योंकि 16(4) में भी थोड़ी डिटेल है, 16(4) में भी थोड़ी डिटेल है, और उसको भी हम थोड़ा जो है वो पढ़ेंगे। ये याद रह जाएगा तुम लोगों को। चलो तो अब आगे चलते हैं। इंदिरा साहनी मामले में यह कहा गया कि दोस्तों जो है वो आपके यहां पर जो है वो ओबीसी को दिया गया आरक्षण जो है वो वैलिड है, एकदम सही है। अब 16(4) के अंदर भी दो आर्टिकल और है, एक तो 16(4)A और एक 16(4)B, एक तो 16(4)A और एक 16(4)B। इसको भी समझे, इसको भी थोड़ा सा समझे। ये क्या, राज्य यह प्रावधान कर सकता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व है, राज्य की राय में राज्य के अधीन पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। यहां ओबीसी की बात नहीं है, एससी एसटी को क्या मिल सकता है, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। अगर राज्य को यह लगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है वो आरक्षण जो है वो प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है, जब राज्य को यह लगे कि इनका प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं है उच्च पदों पे। बताओ ये किस में कहा गया, 16(4)A के अंदर। सारी जनता जनता बस पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण। अरे भाई थोड़ा इसको समझ लो, यहां जो है वो पदोन्नति में आरक्षण जो है वो ओबीसी को नहीं है, एससी एसटी को। अगर स्टेट को ये लगे, राज्य को ये लगे कि भाई इनका प्रतिनिधित्व उच्च पदों पे नहीं है, तो इन्हें प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। और है ना हमारे यहां पदोन्नति में आरक्षण, है या नहीं है, आई बात समझ में। 16(4) क्या कहता है, आर्टिकल 16(4) ये कहता है, आर्टिकल 16(4) ये कहता है दोस्तों कि आपके यहां पे जो है पिछड़े वर्ग को जो है वो दोस्तों आरक्षण, रोजगार में पिछड़े वर्ग को जो है वो आरक्षण दिया जा सकता है। तो हमने पहले एससी को दिया, एसटी को दिया, फिर ओबीसी को दे दिया। याद है आप लोगों को, एससी को 15%, 7.5, और दोस्तों 27 49.5% जो है वो आरक्षण जो है वो दे दिया गया। अब दोस्तों यहां पर जो है वो ये कहा गया 16(4)A के अंदर, 16(4)A के अंदर क्या कहा गया कि यहां जो ये दो वर्ग है एससी और एसटी, इनका अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उच्च पदों पे प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों अगर, तो इस कंडीशन में इन्हें पदोन्नति में, प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। बताओ ये किस किस को क्लियर आई दिमाग में, थोड़ी बात बैठी दिमाग में। यहां क्या प्रमोशन में आरक्षण की बात आ जाए और वहां अगला आपसे ऑप्शन पूछ ले 16(4) में है, 16(4)A में है, 16(4)B में है, 16(4)C में है, तो फिर बता दोगे, पक्का बता दोगे। प्रतिनिधित्व तो मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके लोग नहीं है उच्च पदों पे शिल्पा जी। तो अगर सरकार को ये लगे कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो उनके लोग उच्च पदों पे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में उनका प्रतिनिधित्व भी वहां पे होना चाहिए, इसलिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। क्लियर। अब 16(4)B क्या है दोस्तों, जो है 16(4)B के अंदर जो है बात करते हैं, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में न भरी गई ऐसी रिक्तियां, दोस्तों याद रखें, ऐसी रिक्तियां जो 16(4), 16(4)A के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की सीमा की अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अब ये मैं फिर समझाऊं, ये समझाता हूं तुम लोगों को, ये अब ये थोड़ी सी भारी लग रहा है तुम लोग, एक बार पढ़ लो सब लोग, फिर मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूं कि है क्या, मामला क्या है। पहले तुम लोग जो है वो ये पढ़ो, उसके बाद में मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट बताता हूं ये है क्या। पहले पढ़ो, किस किस को समझ में आया, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। ये बैकलॉग, ये शब्द तुम्हारा सुना हुआ है, बैकलॉग 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 बैकलॉग, ये तो सुना हुआ है। इस बार वाली आप लोगों ने आरएस की भर्ती 2021 देखी, आप लोगों ने थोड़ा विचार किया आरएस 2021 की,
भर्ती देखी तुम लोगों को? एग्जैक्ट एग्जाम्पल देता हूं ताकि तुम्हें जो है वो और आनंद आ जाए। एग्जैक्ट एग्जाम्पल देता हूं ताकि तुम्हें जो है वो और आनंद आ जाए। इस बार वाली भर्ती जब आप लोगों ने देखी तो इस बार वाली भर्ती में आप लोगों ने एक फील किया कि ओबीसी और जनरल के अंदर, जैसे ओबीसी के अंदर तो है ना 33 पर ही एसडीएम खत्म हो गया था, 33 पर ही एसडीएम खत्म हो गया था 2021 की जो आरएस की भर्ती थी, 33 पर ही एसडीएम खत्म हो गया। ठीक है। और जब आप डिप्टी की बात करते हो, डीएसपी की बात करते हो, तो लगभग शायद 70 के आसपास खत्म हो गया था। डिप्टी की जो है वो 70 रैंक तक ही डिप्टी मिल रहा था। और अगर आप आरटीएस की बात करते हो तो जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 140 के आसपास खत्म हो गया था, 140 के आसपास जो है वो खत्म हो गया था। ये 2021 की भर्ती की बात कर रहा हूँ, ये 2021 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। अब मैं 2018 की भर्ती की बात करता हूँ। यहाँ पे जो है ओबीसी और जनरल के अंदर जो है वो अलॉटमेंट कहाँ तक हुआ था? हमारे टाइम जो है वो लगभग 74-75 तक जो है वो रैंक वाले जो एसडीएम बने थे, 100 रैंक वाले जो है वो दोस्तों डिप्टी बने थे, और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है लगभग 241 तक लास्ट अलॉटमेंट था आरटीएस का। तो सर ये अंतर कैसे आया? पद दोनों ही 1000 थे, दोनों भर्तियों में 1000 पद थे, दोनों भर्तियों में 1000 पद थे, लेकिन सर ये अंतर क्यों आया? ये ऐसे कैसे हुआ? इसको समझना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 16(4)(b) समझना है तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सर 2018 की भर्ती में जहां 74-75 तक जो है वो बन रहा है मामला, ठीक है, 100 रैंक तक डिप्टी बन रहा है और 241 तक जो है वो तहसीलदार बन रहा है। 21 में क्या हुआ कि ओबीसी जनरल को जो है वो थोड़ा मामला कम था और एससी ओबीसी जनरल वालों का अलॉटमेंट जो है वो दोस्तों जो है वो बहुत कम क्यों हुआ? उसका रीजन क्या था? आपका आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? 16(4)(b) क्या कहता है कि मान लो किसी वर्ष जो है वो भर्ती आई और भर्ती मान लीजिए कि 15% जो है वो एससी को रिजर्वेशन है और एसटी को जो है वो 7.5% रिजर्वेशन है, लेकिन इनके पद रिक्त रह गए, पद रिक्त रह गए, पद रिक्त रह गए। तो इनके पद जो रिक्त रह गए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार जो है वो ये अगली बार उतने ही पद मिलेंगे 15% या 7.5% ना। अब पद अगर रिक्त रह गए ना तो वो रिक्त पद आगे जो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे क्या होते हैं? कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब अगली भर्ती मान लीजिए 2018 के अंदर ये पद थे आपके एससी एसटी के, बहुत टाइम से जो है कुछ पद रिक्त रह रहे थे, कुछ पद रिक्त रह रहे थे, तो इस कंडीशन में 2021 में जब आते हैं तो इन लोगों को 15% और 7.5% तो था ही, लेकिन इनके कुछ पद कैरी फॉरवर्ड आए थे। क्या आए थे? आगे तक आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार के मान लीजिए 10 पद जो है वो रिक्त रह रहे हैं। मान लीजिए अगर 10 पद रिक्त रह रहे हैं तो उस कंडीशन में जब आप लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके यहाँ 100 जो है वो इस बार एसडीएम की भर्ती है, तो 100 एसडीएम की भर्ती में 15 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ एससी से पद होना चाहिए, लेकिन 2021 वाले में देखोगे तुम लोग 21 पद है, 2021 वालों में देखोगे तुम 21 पद है या 22 पद है, तो तुम्हें लग गया सर ये क्या 21% आरक्षण है क्या, 22% आरक्षण है क्या, 23% आरक्षण है क्या एससी को? 7.5 जो है वो मतलब एसटी से जो है वो 7 या 8 पद होने चाहिए थे, लेकिन इस बार 14 पद है। तो तुम लोगों बोलोगे सर क्या 14% आरक्षण है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझिए आप इस चीज को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि मतलब 15 ही जो है वो पद होने चाहिए थे लेकिन 21 है, 7 या 8 होने चाहिए थे लेकिन 14 है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आर्टिकल 16(4)(b) आप समझेंगे कि मान लो पिछली किसी भर्ती में पद रिक्त रह गए तो वो पद आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे और दोस्तों जो है वो जुड़ के अगली भर्ती में जो मिल जाएंगे, इन्हें बैकलॉग में जो है वो आरक्षण बोलते हैं कि पीछे वाले पद भी साथ जुड़ रहे हैं। और इस कंडीशन में अगर 50% से ज्यादा जा रहा है तो उस सीमा का कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सीमा का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरक्षण ज्यादा जा रहा है तो जाए भले ही, ठीक है। ये जो है वो पद समझ में आए? रिक्त पद जो है वो अगर रहे हैं पिछली भर्तियों के तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे और दोस्तों जो है वो जुड़ के फिर बाद में आगे इनको जो मिला हुआ परसेंट है उसके साथ साथ वो जुड़ के आएंगे। अब बताओ, एग्जैक्ट इतना याद रखना है, एग्जैक्ट आप लोगों को क्या याद रखना है? एकदम मैंने नॉर्मल एग्जांपल दे दिया है कि 16(4) जो है वो ये कहता है कि किन्हीं पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो नियुक्ति में रोजगार होगा, 16(4) ये कहता है कि इन्हें पदोन्नति में आरक्षण होगा। क्या होगा? पदोन्नति में आरक्षण होगा। और 16(4)(b) कहता है कि दोस्तों इनके पद रिक्त पद जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गए, बैकलॉग का आरक्षण भी होगा। मतलब अगर पिछली बार पद खाली रह गए
तो वो पद जो है ना वो खत्म नहीं होंगे, लैप्स नहीं होंगे, वो पद जो है वो लैप्स नहीं होंगे, वो पद जो है वो क्या नहीं होंगे, लैप्स नहीं होंगे। नीतू कह रहे सर एक बार और बताओ। हाँ, पद रह जाते हैं खाली, जरूर थोड़ी एक जने का 3 जगह सिलेक्शन हो जाए या कैडर के अंदर रिटायरमेंट हो जाए, पद जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो रह जाते हैं। एक जो है वो हर कैडर के अंदर कैडर की एक स्ट्रेंथ होती है ना, तो मतलब सिंपल भाषा में समझना है तो वो क्या समझना है तुम लोगों को, सिंपल भाषा में अगर आज इतनी जब डिटेल में जा रहे हो तो आपको बस इतना याद रखना है सिंपल भाषा के तहत कि इनको दिए हुआ जो आरक्षण है वहाँ पर अगर पद रिक्त रह जाते हैं तो दोस्तों जो है उस वर्ष की भर्तियों के साथ पिछले वर्ष की भर्तियों के पद भी भरे जा सकते हैं। ये बता दो बस, भरे जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? श्योर? एकदम क्लियर? बताओ किस किस को समझ में आ गई? अनुच्छेद 16(4) भी क्या कहता है कि इस वर्ष अगर पद रिक्त रह जाते हैं तो इस कंडीशन में अगली भर्ती के साथ भी पद आ जाते हैं। ये आपको याद रखना होगा। जैसे ही आप लोग देखोगे ना, आप 2021 का रिक्रूटमेंट वाला जो पूरा नोटिफिकेशन देखोगे ना, तो आप लोगों को ये पता चलेगा, आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो है वो इस तरीके से जो है वो पद जो है वो ज्यादा थे। एकदम क्लियर? तभी कहते हैं कि ये भर्ती जो है वो इसमें बैकलॉग के पद ज्यादा है। इस भर्ती में क्या है दोस्तों? बैकलॉग के पद ज्यादा है। ठीक है, तो 16(4)A और 4B दोनों SC ST के लिए जो है वो प्रोविजन है। और अब ये मामला भी कोर्ट में जाता है, अब ये मामला भी कोर्ट में जाता है, जाएगा ना ये मामला कोर्ट में? ये मामला कोर्ट में तो जाएगा, ये तो आपको भी बेसिक पता है कि सर मामला तो कोर्ट में ये जाएगा। और ये मामला जब कोर्ट में जाता है दोस्तों तो आप लोगों को याद रखना होगा कि ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B दोनों को वैध ठहराया कि पदोन्नति में आरक्षण भी सही है और पिछले बार के पद खाली रह रहे हैं और वो अगले साल जुड़ रहे हैं वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि ये किसी दूसरे का हक नहीं ले रहे, अपना ही हक ले रहे हैं जो रह गया। याद रखिए ये चीज, एकदम क्लियर बात रखिए। और मैंने पहले दिन ही आप लोगों को ये जब टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पहले दिन ही मैंने आपको कहा था कि आप आरक्षण की कुछ कमियों में को जो है वो बता सकते हैं, आरक्षण की कुछ जो है वो आप कमियां बता सकते हैं, आरक्षण में कुछ रिफॉर्म्स आप बता सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि भारत में आज कोई भी जाति धर्म मजहब नहीं है जिसके पास आरक्षण नहीं है, जिसके पास आरक्षण है नहीं है। तो कृपया करके संयम रखें और आपको जो है वो ऐसे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जो है वो इतना तो किसी भी प्रकार के, बहुत सारे लोगों में कमेंट देख रहा हूँ, तो अपनी विचारधारा को सही रखें, प्रॉपर रखें। मैंने आपको एग्जैक्ट जो है वो 2 घोड़े वाला एग्जाम्पल दिया था, इतने सालों की पुरानी परंपराओं का एग्जाम्पल दिया था। आप एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते, रिफॉर्म्स हो रहे हैं और अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे। और तुम लोग, हाँ, और इस कंडीशन के अंदर फिर तुम लोग ये बात करते हो तो मैं तो खुद हूं ना, जैसे हमारे यहाँ 725 पद थे, कभी हमने तो इस चीज पे सोचा ही नहीं। 2016 की भर्ती के अंदर है टोटल लगभग जो है वो 725 से 50 के बीच में पद थे, 725 से 50 के बीच में पद थे। मेरी रैंक थी 534, 534 मेरी रैंक थी। तो इस आधार पे तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए था ना, इस आधार पे तो मेरे को कुछ रैंक मिलना चाहिए ना। अगर कोई सामान्य आदमी देखे 750 रैंक है, 750 पद हैं और 534 रैंक है, तो बेरोजगारी तो नहीं मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, पास तो हूँ। तो अब ऐसे अगर मैं तुम्हारे लिए तो मतलब बहुत सारे लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, तो अगर मैं से नेगेटिव हो जाऊँ तो पढ़ ही नहीं पाऊँ, मैं अगर नेगेटिव हो जाऊँ तो पढ़ भी नहीं पाऊँ ना। हाँ, तो इस कंडीशन के अंदर भी जो है 534 में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि जो है वो आपके यहाँ जो है वो आरक्षण का प्रावधान है, और आरक्षण का प्रावधान है तो यहाँ जो है वो SC ST में 1000 तक का भी जो है वो अलॉटमेंट हो रहा है, और OBC के अंदर 534 नहीं हो रहा, जनरल के अंदर तो 500 तक ही खत्म हो गई थी। तो ये कोई मतलब इसके अंदर फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है, हमने तो कभी इस चीज पे ही नहीं सोचा, हमने तो कभी इस चीज पे ही नहीं सोचा। जो है वो है, जायज बात है, जो है वो है, जायज बात है। क्योंकि आज अगर कुछ विशेषाधिकार मिल रहे हैं तो सदियों तक विशेषाधिकार खोए भी हैं, सदियों तक बिना विशेषाधिकार के रहे हैं, सदियों तक वंचित रहे हैं, दबित रहे हैं सदियों तक, तो सदियों तक रहे हैं। तो अगर आज कुछ मिल भी रहे हैं तो आप एग्जैक्ट ऐसे नहीं बोल सकते यार, इतना तो आपकी जो है वो सोच को थोड़ा सा करो, मेहनत करो भाई, करनी पड़ेगी। और आज के दिन तो अब EWS में भी अलॉटमेंट हो रहे हैं, तो अब उस कंडीशन में अगर ये बोलने लग जाए
तो अब तो भाई ईडब्ल्यूएस को भी तो है ना, तो ईडब्ल्यूएस वालों का अलॉटमेंट मतलब ओबीसी से भी लेट हो रहा है। ओबीसी को मान लीजिए कि जो है वो 240 140 तक इस बार जो है वो क्या मिला है, आरटीएस मिला है तहसीलदार, और ईडब्ल्यूएस में 200 तक मिल रहा है। 60 रैंक आगे है तो भी तहसीलदार बन रहे हैं, 60 रैंक आगे है ना तो भी तहसीलदार मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आप ऐसे दुखी तो नहीं हो सकते ना। तो अब सबके पास है, आप इस टॉपिक को समझिए, याद करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ कि 16 1 2 3 4 4A 4B, और ये आनंद लीजिए कि पॉलिटी तुम्हें समझ आ रही है। ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे कि तुम्हें पॉलिटी समझ आ रही है, चाहे 10 मिनट लगो, 20 मिनट लगो, 30 मिनट लगो, तुम्हें ऐसे तुम्हारे डाउट क्लियर हो रहे हैं कि इन आर्टिकल्स में है क्या। अगर इस लेवल से पढ़ के चले जाओगे ना, तो कभी तुम्हारी इच्छा हो ना तो यूपीएससी आराम से दे आना, भले कहीं समस्या नहीं आएगी, कहीं समस्या आएगी नहीं। ठीक है, तो अब समझ में आगे चलो। अब हम आर्टिकल 16(5) की तरफ चलते हैं। तो याद रखें, एस नागराजन वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 16(4)A और 4B जो है वो सही है। अब मैं आपको ये दो वाद क्यों याद करवा रहा हूं, आपसे पूछ लिया जाएगा इंदिरा साहनी मामला किससे संबंधित है, तो बता देना पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। काका कालेकर आयोग किससे संबंधित है, एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है। मंडल आयोग किससे संबंधित है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। नागराजन मामला किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो है वो आपके आर्टिकल 16(4) और 16(4)B से संबंधित है। एकदम क्लियर, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं। अब आर्टिकल 16(5) की तरफ चलते हैं, और आर्टिकल 16(5) क्या कहता है। 16(5) थोड़ा थोड़ा 15(5) वाली भावना लाएगा। किसी भी धार्मिक संगठन या संप्रदाय से संबंधित संगठन के कार्मिकों की भर्ती में, याद रखें आपके यहाँ चाहे जो किसी भी धार्मिक संगठन या संप्रदाय का कोई संगठन है और उस संगठन के कार्मिकों की भर्ती के लिए वो धार्मिक संगठन जो है वो अपने समुदाय और संप्रदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। बताओ, लग रहा है तुम लोगों को ये सही बात है। मान लो कि आपके यहाँ पुजारी की भर्ती हो, तो वहां पे अगर हम लोग जो है वो इनको प्राथमिकता दें तो देनी होगी। सिख धर्म के अंदर जो है गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कोई भर्ती निकाले, तो गुरुद्वारा मतलब शिल्पा थोड़ी देर रुक जाए अगर भाई, समझाऊं को भी पहले चालू हो जाओ, कदे तो रुक क्या करो, एक आर्टिकल 1 घंटे में पढ़ा रहे हूँ, जब समझा जाइश हूँ एक चीज को डाउट छोड़ दूंगी उनमें, जना क्या आदत हो गया नज़र में मतलब आना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो है वो एनी टाइम आप भूचाल मचाए रखो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसकी वजह से आपकी वैल्यू कम होगी और जो वाजिब मांग जिस बच्चे की है ना उसके कमेंट पे ध्यान नहीं जाएगा। मैं तुम्हें ऑफलाइन से भी अच्छा फील करवा रहा हूँ कि मुझे हर चीज़ को जो है, हाँ हर चीज हर बच्चे के कमेंट को बताना। जैसे कृष्णा ने पूछा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे सर विचार क्या है, एकदम सही है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण है। उसके साथ साथ हम गांव देहात में देखते हैं कि केवल और केवल उच्च वर्ग में आने से जो है वो अमीरी नहीं आ जाती है, केवल और केवल उच्च वर्ग में आने से जमीन का बहुत बड़ा भूखंड नहीं आ जाता है, केवल और केवल उच्च वर्ग में आने से आपका जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं हो जाता है। ये बातें पुरानी हैं। उच्च वर्ग में हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो सीमांत किसान हैं। हम हमारे गांव में ऐसे जो है वो ब्राह्मण राजपूत उच्च वर्ग के लोगों को देखते हैं जिनके पास 2-2 बीघा जमीन भी है, तो उनका भी जायज हक है और उनके पास आरक्षण होना जरूरी है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जायज है और तभी चल रहा है। एग्जैक्ट है ये बात। ये हाँ, ये लेट हुआ है, ये जल्दी हो जाना चाहिए था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, जो 10% आरक्षण दिया गया है, ये देर है। क्योंकि आपको लगता है क्या हर शर्मा जी अमीर है, आपको लगता है क्या हर मिश्रा जी अमीर है, हर अग्रवाल जी अमीर है, नहीं है, है जो वो नहीं है। तो ये याद रखें। तो जरूरी नहीं है, उच्च वर्ग के अंदर भी केवल और केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जो है वो प्रभुत्व वाले होते थे, उनके पास ही पूरा धन हुआ करता था, ये याद रखें। तो आप जब जाके देखेंगे गांव देहात में, जाके आप देखेंगे छोटे शहरों में देखेंगे, तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि सारे कोई राजघराने से नहीं थे, या सारे ही जो है वो मंदिर के पुजारी नहीं थे, या सभी लोगों के पास बहुत बहुत ज्यादा धन संपदा नहीं थी। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है वो भी एग्जैक्ट सही है। हाँ, वो भी एग्जैक्ट सही है, याद रखें ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा
और तो सही है ना, तो होना चाहिए था ये। तो इसके ऊपर भी आपके विचार जो है वो सकारात्मक होने चाहिए, सुधारात्मक होने चाहिए, क्योंकि आप जाके राष्ट्र निर्माण में जो है वो भागीदारी रखेंगे। अपने जो है इन छोटे विचारों को जहां तक हो सके बूस्टर एकेडमी पे रहते हुए यहीं जो है वो त्याग के चले जाओ। ये तुम्हारे व्यक्तित्व निर्माण का आधार बनेगी ये पॉलिटी, याद रखें। अब 15/5 और 16/5 में अंतर भी बताऊंगा मैं दीपक भाई, ठीक है। तो चलें आगे। तो ये याद रखना है 16/5 क्या कह रहा है, मैं समझा रहा हूं अभी, जैसे शिल्पा जी ने प्रश्न पूछा मैं समझा रहा हूं एग्जैक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखे, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें समझ में नहीं आए। तो 16/5 क्या कह रहा है कि कोई धार्मिक संगठन, मान लो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है, वो अपने यहाँ पे जो है वो दोस्तों कोई निकालती है, भर्ती निकालती है, तो उस कंडीशन में वो सिखों को तरहीज देंगे ना, जायज बात है। ये तो बेसिक चीज है। हमारे यहाँ पे जो है वो मंदिर प्रबंधन समिति है, कोई रिक्रूटमेंट निकालती है, या ऐसा कोई मंदिर जो सरकार के अंडर कंट्रोल में, और वहाँ पे जो है वो दोस्तों पुजारी की भर्ती निकाली जाती है, तो उस कंडीशन में जो है वो प्राथमिकता देनी पड़ेगी ना। वहाँ आप ये थोड़ी कर सकते हो कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मंदिर में पुजारी भी जो है वो सिख हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो क्रिश्चियनिटी से संबंधित कोई मामला है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित जो है वो वहाँ के मस्जिद प्रबंधन समिति है, या वहाँ का जो है वो दोस्तों जो मदरसे हैं, वहाँ पे जो है वो कोई जो है वो निकलती है भर्ती, तो वो लोग उन्हीं को प्राथमिकता देंगे ना। तो उस आधार पे आर्टिकल 16/5 क्या कहता है, धार्मिक संगठन या संप्रदाय से संबंधित कोई भी संगठन अपने यहाँ कार्मिकों की भर्ती करती है तो वो अपने धर्म या संप्रदाय के लोगों को प्राथमिकता दे सकती है, और ये लोक नियोजन में अवसर की समानता के खिलाफ नहीं है। आई बात समझ? एकदम क्लियर, श्योर? आगे चलें। अब बात करते हैं आर्टिकल 16(6) के बारे में। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर 15/5 और 16/5 में क्या अंतर है, तो फिर कंपैरेटिवली बता रहा हूं। 15/5 ये कहता है कि जो आपके अन्य वर्गों ओबीसी, एससी, एसटी, इनको शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण है वो तो ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं होगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं होगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं होगा। आर्टिकल 16(5) क्या कहता है, धार्मिक संगठन है या कोई संप्रदाय से संबंधित है संगठन है, कोई भर्ती करता है तो वो प्राथमिकता दे सकता है। थोड़ा थोड़ा इंटरलिंक कर सकते हो आप। आज तो जयपुर में पानी भयंकर ही पड़ रहे हैं। ओहो, अब क्लियर? एकदम श्योर? ओके, श्योर, एकदम क्लियर? हाँ, इसके लिए राजेंद्र अलग से बात करेंगे। भयंकर बरसात हो रही है आज तो। चले, चलो भाई आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं अपने यहाँ पे। अब 16(6) क्या है, 15(6) के अंदर जो है वो आपके यहाँ प्रोविजन किया गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है वो आरक्षण का विशेष प्रावधान किया जा सकता है, और ये प्रोविजन किया गया था 15(6) के अंदर, और उसके आधार पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है वो 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दे दिया गया। ये 15 और 16 है। मैं एक बार और कंपेरेटिवली बता देता हूं, अब जीवन में कभी गलत नहीं होना चाहिए, अब जीवन में कभी गलत नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी गलत नहीं होना चाहिए। 15 और 16 जो है मैं एक बार वापस बता देता हूं। 15 और 16 जो है, 15 के अंदर दोस्तों जो है वो 5 आधार हैं, और 16 में जो है वो आधार 6 हैं। 16 में जो है वो दोस्तों जो है वो आधार के हैं आपके 6 हैं। ये दोस्तों भेदभाव को रोकता है, ये दोस्तों जो है वो भेदभाव को रोकता है, भेदभाव को रोकता है। और ये आर्टिकल 16 जो है वो दोस्तों आपके यहाँ रोजगार में समानता की बात करता है, रोजगार में समानता की बात करता है, याद रख लेना, रोजगार में समानता की बात करता है। याद क्या रखना है आपका, 15(1) कहता है इन 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा।
इन 5 आधार पे भेदभाव नहीं होगा। पर 16(1) क्या कहता है कि आपको जो है वो अवसर की समानता मिलेगी। क्या मिलेगी? अवसर की समानता मिलेगी। अवसर की जो है वो दोस्तों क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। 15(2) कहता है इन जगह पर भेदभाव नहीं होगा। इन जगह पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। और 16(2) क्या कहता है कि आपके 6 आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 6 आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं होगा। रोजगार में भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। 15(3) क्या कहता है? महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। महिला एवं बाल के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। 16(3) कहता है निवास की शर्त रखी जा सकती है। निवास की शर्त रखी जा सकती है। फिर दोस्तों आपका 16(4) क्या कहते हैं? 15(4) क्या कहता है? ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। तो फिर आपका 16(4) क्या बोलता है? रोजगार में ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए रोजगार में जो है वो दोस्तों आरक्षण का प्रावधान है। और यहां आप लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा, 16(4)(a) जो है, 16(4)(a) जो है वो पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है। और 16(4)(b) जो है वो दोस्तों याद रख लेना, आपके यहां पर जो है वो बैकलॉग जो है, बैकलॉग के बारे में जो है वो दोस्तों रिक्त पदों पे जो है वो आरक्षण की बात करता है। उसके बाद में हम लोग आगे ध्यान देते हैं। और आगे क्या ध्यान दें? 15(5) कहता है कि इनको आरक्षण जो है वो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं होगा। इनको आरक्षण है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को आरक्षण, इनके अंदर आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी को। लेकिन आपका 16(5) क्या कहता है? कोई भी धार्मिक संगठन, धार्मिक संगठन है अपने यहां अगर भर्ती करता है तो दोस्तों प्राथमिकता अपने धर्म के लोगों को दे सकता है। और जो है वो 15(6) क्या कहता है? 15(6) कहता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान होंगे। और 16(6) में जो है वो कहा गया ईडब्ल्यूएस को रोजगार में 10% आरक्षण मिलेगा। और का लेकर आयोग, मंडल आयोग, इंदिरासानी मामला, नागराजवाद, वो तो फिर बाद में तुम्हारे लिए बोनस ऑफर है। इससे पहले बहुत पढ़े हैं फंडामेंटल राइट पर, ऐसा नहीं पढ़ा। चलो बढ़िया। यस गगन एकदम सही बात बोला। 15(6) में जो बात कही गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन 16(6) में हुआ है। सर कल वाली क्लास में बहुत शानदार पढ़ा है आपने पॉलिटी, आज नहीं पढ़ा है? किसी भी आधार पर जा सकते हो अंकित। हाँ 15 और 16 किस किस को क्लियर हुआ? फिर मैं आगे चलूँ 17-18 पे। 15-16 किस किस को क्लियर हुआ? क्लियर कट है। पल्ले पड़ गई। हटो सर लिखने दो, ये लो भाई लिख लो। बहुत अच्छे समझ में आ गया। करवा देंगे अशोक कुमार, डोंट वेरी, सब करवा देंगे। ओके ठीक है। तो इस लेवल से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। और अभी तो तुम लोगों ने मुझसे एथिक्स नहीं पढ़ी। आरएस के अंदर बिहेवियर पढ़ोगे, एथिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें जो है वो खूब मज़ा आएगा। एक बार थोड़ा पेशेंस रखो। अभी एक बार सीईटी के एग्ज़ाम में सभी बिजी हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप लोग फ्री हो जाओगे और जब आरएस के अंदर जब पढ़ोगे तुम लोग मुझसे प्रॉपर इकोनॉमिक्स, प्रॉपर पॉलिटी मेंस के हिसाब से, इसमें भी और पॉलिटी मेंस के हिसाब से, जब आप लोग एथिक्स पढ़ोगे मुझसे, बिहेवियर पढ़ोगे, मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो तुम्हें ऐसे मतलब ऐसे लगेगा कि आरएस की तैयारी भारी नहीं है, बस समय देना पड़ता है, केवल और केवल समय देना पड़ता है और इससे एक समझ भी विकसित होती है। और मैं बस केवल यही वादा कर सकता हूँ कि तुम्हें
जितने सब्जेक्ट यहाँ, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी पढ़ाए, तुम्हें कभी भी लगे ना इस टॉपिक में मेरे को दिक्कत है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं याद करवा दूंगा, मैं समझा दूंगा। अब सारी चीज़ें मैं नहीं करवा सकता, वो इसलिए कि पूरी टीम होती है ना, तो वो सब लोग पढ़ाते हैं, मैं 10 घंटे नहीं पढ़ा सकता। बारी आई कि धीरे 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 तुम्हें कभी लग जाए ज्योग्राफी में ये टॉपिक सर हमें नहीं पाते, वैसे तो होगा नहीं, सारे टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी लगे बस एक मैथ को छोड़ देना और साइंस को छोड़ देना, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को मैथ साइंस अच्छी नहीं लगती। उसके अलावा तुम्हें कभी भी लगे ना कि ये टॉपिक जब सर ने पढ़ा दिया, एक बार आप और पढ़ाओ ताकि मज़ा आ जाए, तो मेरे को बता देना बोले, ठीक है। तो उद्योग उद्योग सब पढ़ा दूंगा, तुम पॉलिटी कंटिन्यू रखो। हाँ, केवल मेरे को एक साइंस नहीं आती, तो मतलब कम आती है कि मेरे को मैथ अच्छी नहीं लगती। इन दो को छोड़ के तुम्हारी इच्छा हो जाए ना कभी कि सर हिस्ट्री के अंदर जो है वो ये पोर्शन बैठ नहीं रहा दिमाग में, तो मेरे को बता देना तुम। हाँ, एथिक्स बिहेवियर योगा की रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है, हाँ पढ़ी है, आराम से देख सकते हो। ओके, अभी एक बार 15 से नहीं होंगे नए सब्जेक्ट, सभी ने ये बोला कि राखी बाद में स्टार्ट करो, और इस बार हाँ 15-20 मिनट बाद में खाना खाएंगे। इस बार जो है वो सभी ने ये कहा कि जो है वो 15 अगस्त से मत करो, 21 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2-4 दिन राखी को मेरे को भी घर जाके आना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया घर गए हुए, मतलब बहुत टाइम इतना हो गया कि सिस्टर की शादी के बाद मैं गया ही नहीं, बीच में मतलब थोड़ा बहुत ऑपरेशन होना और इनकी वजह से मैं जा नहीं पाया। तो 5 बुआ है भाई मेरे, तो बाद में भतीजा हूँ, मतलब राखी बांधने बुआ भी आवे, ऐसा आवे जना, फिर बाद में जो है वो गाँव जाना पड़सी, तो मैं गाँव जाके आऊँगा। 21 से जो है वो नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चले आगे। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 एक ऐसा आर्टिकल है जो केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, व्यक्ति के विरुद्ध मिलता है आपको। वैसे क्या पढ़े थे हमने, मूल अधिकार जो है वो दोस्तों किसके विरुद्ध है, दोस्तों याद रखें, मूल अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त है, लेकिन ये एक ऐसा अधिकार है वो आप लोगों को राज्य के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको मिलता है। क्या लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस में नहीं आनी चाहिए। तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, और उसका किसी भी रूप में, ये आर्टिकल बोल रहा है कि आर्टिकल जो है वो 17 क्या कह रहा है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा, किसी भी रूप में। अनटचेबिलिटी जो है वो किसी भी रूप में जो है वो दोस्तों जो है स्वीकार योग्य नहीं होगी, और ये आपको जीवन में जो है ना प्रॉपर तरीके से अपना लेना चाहिए, ना जो है वो दोस्तों मन से, ना विचार से, ना कर्म से, याद रखिए दोस्तों, ना इस शब्द से। हाँ, केवल और केवल आप बाहरी आवरण में नहीं कि शब्द या जो है वो कर्म में दिखाओ, मन विचार में भी नहीं होनी चाहिए, गांधी जी वाली बात अपनानी चाहिए। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगी। यह मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है, यह व्यक्ति के विरुद्ध भी दोस्तों जो है वो आपको उपलब्ध है, और कोई भी व्यक्ति अगर अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। वह क्या होगा दोस्तों, दंडनीय अपराध होगा। छूआछूत जो है वो बंद होनी चाहिए कंप्लीटली। और ये जब हम लोग जीवन में थोड़ा बाहर निकलते हैं, कंप्लीटली जब लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि सबकी खून जो है वो, ब्लड जो है वो सबका जो है वो लाल ही है। अब ये छुआछूत और ये सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। और जब आप इंजीनियरिंग, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ में जब जाते हैं, पीजी में रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, केवल और केवल जो है वो स्वच्छता जरूरी है, उसके अलावा कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। हम तो इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो थाली की जगह परात रखते थे, और परात के अंदर जो है वो 10-10 लोग, जो अभी मैस की रोटी ऐसे ही भाए तो चूर के खा ले, थोड़ा दही डाल ले, तब आदमी को भाजाए, नहीं भाती नहीं है। अभी बाहर की रोटियां ऐसी होती हैं पिज्जी की लिए, तो इस तरीके से हम तो खाते थे। हमने तो कभी ये चीज़ नहीं देखी, ये कंप्लीटली ख़त्म हो जानी चाहिए ये जो है वो। और ये आप लोगों को आगे बढ़ के, आज भी अगर कहीं आपको अगर ऐसी कोई चीज़ देखो, तो आप लोगों को जो है वो आगे बढ़ के इस चीज़ का अपोज करना चाहिए, बोलना चाहिए घर परिवार समाज में, ताकि धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होती है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो खत्म हो रही है, तो ये सामाजिक कुरीतियाँ जो है वो कंप्लीटली जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इनके बारे में बताऊंगा, पहले टॉपिक पूरा हो जाने दो। तो इसके लिए हम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाते हैं दोस्तों, याद रखें। इलाया पेरुलम समिति की सिफारिश पर दोस्तों जो इसमें बाद में जो है वो क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। लेकिन पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है वो कब लाया जाता है, 1955 में, याद रखें। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, याद रखें। शालू का फोन बंद हो गया था, वापस समझाओ शालू, मैंने रोटी खानी है, 2 बज गई, मैंने 2 आर्टिकल और पढ़ना है, फिर ताकि छुट्टी करनी है,
फिर भाई रिकॉर्डेड क्लास मिल जी भी नहीं, आराम वो पीछे करके थोड़ा एक बार और सुन लीजिए, एक बार और वो पीछे करके और वो सुन लीजिए, क्योंकि अगर क्लास में फ़ोन बंद हो जाए मतलब सामान्य सी बात है, लेकिन अगर सबके होने लग जाए तो फिर बाद में मेरा तो समय चला जाए ना। तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट करो प्लीज़, ठीक है। अब ध्यान दो इधर। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना दोस्तों, याद रखिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनता है। और इसके आधार पे जो दोस्तों इलाया पेरुलम समिति जो है उसके रिकमेंडेशन में इसका नाम चेंज होता है, और नाम चेंज 1976 में होता है, और इसका नाम क्या हो गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या हो गया दोस्तों, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये याद रख लेना आप लोगों को, आपको क्या क्या याद रहता है, वो क्या चीज याद रहती है, आप लोगों को इतनी सी चीज याद रखनी है कि अस्पृश्यता वाला जो अधिनियम आया था, अस्पृश्यता जो दोस्तों आपके यहाँ जो है वो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो दोस्तों आपके यहाँ पे आया था, जस्ट सेकेंड, हाँ अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो आपके यहाँ पे जो आया था, ये अधिनियम जो है कब का है, अपराध अधिनियम। ये अपराध अधिनियम जो है वो अपराध एक्ट जो है ये 1955 का है। और फिर बाद में दोस्तों इस एक्ट के अंदर जो है वो इराया पेरुलम समिति जो है, इराया पेरुलम समिति जो है वो इन्होंने, इलाया पेरुलम समिति ने रिकमेंडेशन दी थी कि इसका नाम चेंज करो, इसका नाम चेंज करो। इसका नाम चेंज किया तो 1976 में नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये चीज समझ में आ गई, एकदम क्लियर। 1955 1976 में नाम चेंज कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। उसके अलावा हम लोगों ने अलग से भी बना रखे हैं, जैसे SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 89 का अलग चल रहा है। ये सब कुछ आपको आर्टिकल 17 तो अधिकार देता ही है, आपके संविधान का आर्टिकल 35 भी अधिकार देता है। 17 के आधार पे तो आप अधिनियम बना सकते हो। आपके आर्टिकल 35 कहता है कि संसद किसी भी मूल अधिकार को लागू करने के लिए जो है वो एक्ट बना सकती है, तो संसद ने ये एक्ट बनाया हुए हैं। ये 3 एक्ट आप लोगों को याद होने चाहिए। अस्पृश्यता आचरण एक्ट 1955, जिसका नाम चेंज करके क्षेत्र में नागरिक अधिकार संरक्षण हो गया। एक SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये 3 एक्ट याद होने चाहिए, ये 3 एक्ट याद होने चाहिए। कसर ये 3 एक्ट क्यों याद होने चाहिए भाई, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत सबको पता है, तुम क्या विशेष हो फिर। कल को अगर यही आर्टिकल आपसे 50 वर्ड में पूछ लिया जाए, या कल को पूछ लिया जाए कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है वो कब आया था, या पूछ लिया जाए कि संविधान का आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए पहला एक्ट कौन सा था और कब आया, तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। एग्जैक्ट सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इलाया पेरुलम समिति संविधान के कौन से मूल अधिकार से संबंधित है, तब क्या करोगे, पूछा जा सकता है प्रश्न। हाँ, SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट जो है वो कब आया था, अगर वो नहीं पता हो तो फिर आप केवल आर्टिकल 17 का क्या करोगे, केवल आर्टिकल 17 का क्या करोगे। एक कदम आगे चलना पड़ेगा, एक कदम आगे चलना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि अस्पृश्यता जो है वो हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, निषेध है, इसका आचरण दंडनीय अपराध है। इसके लिए हमारी संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया। इलाया पेरुलम समिति की रिकमेंडेशन पे उसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 किया गया। और दोस्तों उसके अलावा SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट 1989 भी हमारे यहाँ चल रहा है, 1989 भी हमारे यहाँ चल रहा है। सर कंप्यूटर की PNL PDF अपना, ठीक है देखेंगे। चलो आगे। अब ये किस किस को क्लियर, 17वां आर्टिकल किस किस को क्लियर, फिर मैं 18वें पे चलूँ। दिल्ली में सोच के आता हूँ कि तुम्हें मूल अधिकार एक ही दिन में करवा दूँ, फिर मुझे लगता है कि इनको क्या ही जल्दी है, थोड़ा डिटेल से पढ़ाता हूँ ना ताकि समस्या नहीं आए कभी। तो तुम लोगों को जल्दीबाजी तो नहीं है किसी भी प्रकार की। मज़ा तो आ रहा है पॉलिटी में, एकदम क्लियर है। चलो अब एक आर्टिकल और पढ़ते हैं, अनुच्छेद 18। उसके साथ साथ आपके जो है वो समानता के अधिकार जो है वो कंप्लीट होते हैं, फिर कल स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो है वो आगे बात करते हैं आपके यहाँ आर्टिकल 18 जो कहता है उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार की जो है वो उपाधि नहीं दी जाएगी।
केवल और केवल दो प्रकार की उपाधि हो सकती है, एक तो शैक्षणिक उपाधि और एक सैनिक उपाधि को छोड़कर और अन्य उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, आप लोग जो है वो दोस्तों याद रखें, क्या याद रखें आप लोग, अब हमारे यहाँ पे शैक्षणिक एवं सैनिक उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई जो है वो दोस्तों जो है वो उपाधि प्राप्त जो है वो नहीं दी जाएगी। तो आपके यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर ये मिल सकती हैं, या मेजर, जनरल ये मिल सकती हैं। केवल एजुकेशनल और मिलिट्री से संबंधित उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। बताओ है क्या अन्य कोई उपाधि? कोई उपाधि नहीं है अपने यहाँ पे। हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर ये आपकी उपाधि हैं जो ठीक हैं। उसके अलावा दोस्तों आपकी मिलिट्री की उपाधि हैं वो हैं, उसके अलावा कोई उपाधि नहीं है। बताओ है क्या? उसके अलावा कोई उपाधि नहीं है। आप जो पद्म पुरस्कारों की भी बात करें तो वो पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। कोई अपने नाम के पीछे ऐसे नहीं लिख सकता कि पद्मश्री, कोई अपने नाम के पीछे ये नहीं लिख सकता कि पद्मश्री, ना ना, उपाधि नहीं है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे पूर्ण एक बार, जो पहले इसको जो पूर्णा जी इस पर भी करेंगे। पहले ये बताओ, आप ये समझ में आया कि हमारे यहाँ शैक्षणिक और सैनिक उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। याद रखें, राज्य के अधीन पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अगर उपाधि ग्रहण करता है तो दोस्तों वो क्या राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा, राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा। पहले तीन चीजें क्लियर रखें, पहले तीन चीजें आप लोग क्लियर रखें कि हमारे यहाँ पर दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो है वो दो ही प्रकार की उपाधि होंगी, एक तो शैक्षणिक और सैनिक उपाधि होंगी। उसके अलावा जो है वो दोस्तों कोई उपाधि नहीं होंगी। दूसरा, हमारा कोई नागरिक विदेश की उपाधि नहीं धारण करेगा, विदेशी उपाधि जो है वो विदेश से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। राज्य के अधीन कोई भी कर्मचारी जो है वो भी अगर वो कोई कर्मचारी है वो विदेश से प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति से सहमति के बाद करेगा। क्लियर? ये तीन चीज, पहले ये तीन चीज क्लियर रखो कि राज्य के अधीन पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि, हाँ, सैनिक उपाधि नहीं सुना तुम लोगों ने कभी नाम के पीछे मेजर, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल, हाँ, और शैक्षणिक उपाधि नहीं सुना डॉक्टर, इंजीनियर, बस यही तो गई। सैनिक उपाधि नहीं सुना आपने? हाँ, सुना है, बहुत बढ़िया। आपने अभी 12th किया या कितना टाइम हो गया 12th किए हुए? आपसे ही पूछ रहा हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, नाम नहीं लूँ मैं किसी का भी, ताकि किसी की भी गरिमा का हनन नहीं हो, किसी का भी ईगो हर्ट नहीं हो, बट आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि आपको 12th किए हुए कितना टाइम हो गया? आप, हाँ, पूनम जी कहेंगे मेरे फादर आर्मी में, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है ये तो, प्राउड फील होना चाहिए आपको। हाँ, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको 12th किए हुए कितना समय हो गया है? मेरे पास जब भी कोई जस्ट 12th के बाद में बच्चा आता है ना, या उसके माता पिता पहुँच जाते हैं, पारिवारिक लोग पूछते हैं, तो मैं बाकायदा कहता हूँ कि पहले कॉलेज भेजें, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन्हें जाने दो, इन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दो। इतने जल्दी इन्हें इन दौड़ में मत भगाओ, क्योंकि पढ़ने का एक पीक टाइम होता है और वो पीक टाइम 3 से 4 साल का होता है। इनके अंदर आरएस का चाव ख़त्म मत करो, जब तक जो वो आग आनी चाहिए उससे पहले बुझनी नहीं चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मार्केट का ट्रेंड है ना, 12th के जस्ट बाद आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इस दौड़ में आ जाते हो, तो ये सही नहीं है। आपको कॉलेज जाना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, आपको व्यवहारिक ज्ञान पता होना चाहिए। आपको आरएस की तैयारी से पहले भी बेसिक जो है वो पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, हमारा संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। बाकायदा मैं बहुत बार मना करता हूँ, पूछने आते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मैं बार बार मना करता हूँ कि नहीं। और हम भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लाते हैं जनरली। उसका रीज़न क्या है कि बच्चे को पहले बेसिक जो है वो चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई हमारे मूल अधिकार क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या है, राजधानी क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, पीएम क्या होता है। 12th तक हम चीज़ों को रटते हैं, व्यवहारिक चीज़ में नहीं होता, पर कॉलेज जाने से इन चीज़ों के बारे में पता चलता है थोड़ा बहुत। तो हाँ,
इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बेसिक चीज़ें जो आपने 12th तक पढ़ी हैं उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए एटलीस्ट। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट शब्दों का पता होना चाहिए कि सैनिक उपाधि, इसका मतलब सर सेना से संबंधित होगी, तो दिमाग चलना चाहिए कि सेना से संबंधित उपाधि क्या हो सकती है। जैसे मेजर जनरल, एडमिरल, ब्रिगेडियर, आप लोग सुनते हो, बहुत बार सुनते हो ना। शैक्षणिक उपाधि, तो शैक्षणिक मतलब शिक्षा से संबंधित उपाधि, तो फिर दिमाग चलना चाहिए कि हाँ एजुकेशन में कौन कौन सी जो है वो उपाधि होती है। डॉक्टरेट जो है वो होता है दोस्तों। आया बात समझ में? हाँ नहीं है तो वो मेरे को जब सही लगेगा ना मैं करवा दूंगा, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं राजस्थान इको स्टार्ट कर रहा हूँ 21 तारीख से, तब तक अपन पहले पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, रक्षाबंधन तक जो है वो पहले पॉलिटी को कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत जो है वो नज़रिया हो सकता है कि आप सहमत नहीं हो, फिर भी मेरा बच्चों से यही कहना है कि थोड़ा थोड़ा व्यवहारिक जो है वो ज्ञान लाएं और सोच समझकर अच्छे कमेंट करें, ताकि बताने से 8 लोगों को और फायदा हो, 8 लोगों को और फायदा हो। जो आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो जाने अनजाने में नहीं पूछ पा रहा या शर्म संकोच कौन पूछ पा रहे हो, भी को भी डाउट क्लियर हो जाए, तब तो उस प्रश्न का मजा आता है, तब तो उस प्रश्न का जो है वो मजा आता है। तो शैक्षणिक और सैनिक उपाधि जो है उसके अलावा ये उपाधि दी जा सकती है, उसके अलावा उपाधि नहीं दी जा सकती। भारतीय नागरिक जो है वो विदेश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मचारी अगर करता है तो राष्ट्रपति की जो है वो दोस्तों अनुमति लेके ही करेगा। अब तीसरा पॉइंट याद रखिए, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत में किसी पद पर जो है वो कार्यरत है, भारत में किसी पद पर कार्यरत है, भारत में किसी पद पर कार्यरत हैं, तो दोस्तों याद रखना उसको भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि नहीं ले सकता। भारत में अगर किसी पद पर कार्यरत है वो भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि नहीं ले सकता। आज पेन दो, बिना पेन पढ़ा दूंगा मैं। हाँ, क्या याद रहा तुम लोगों को कि कोई व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ के पद पर है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि नहीं ले सकता। आप कोई पूछे गुरु जी कोई दूसरा व्यक्ति भारत में किसी पद पर कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, आप लोग नहीं देखते आपके कोच भी होते हैं और भी बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं उसके अंदर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे थिंक टैंक में है या हमारे यहाँ काम कर रहा है किसी चीज़ के अंदर है, तो उस कंडीशन में उसे भी दोस्तों जो है वो दोस्तों याद रखें राष्ट्रपति से जो है वो अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। एकदम क्लियर? तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? शैक्षणिक और आपकी जो सैनिक उपाधियां हो सकती है, उसके अलावा कोई उपाधि नहीं हो सकती। भारत का कोई नागरिक दोस्तों अगर उपाधि लेता है तो वो नहीं ले सकता, याद रखें उपाधि स्वीकार नहीं करेगा विदेशी राज्य से। अगर कोई कर्मचारी करता है तो वो दोस्तों ये याद रखें वो राष्ट्रपति की सहमति से लेगा, और कोई विदेशी जो हमारे यहाँ किसी पद पर है वो भी अगर लेगा तो दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा। एकदम क्लियर? श्योर? हाँ हाँ ठीक है, एकदम क्लियर, श्योर। अब दोस्तों पता है क्या हुआ, अब आपके पद्म पुरस्कार चलते हैं, और पद्म पुरस्कार जब चलते हैं तो आपके यहाँ पद्म पुरस्कार जब मिल रहे होते हैं उस कंडीशन पे आपके यहाँ जनता दल की सरकार आती है। याद है तुम्हें 1978 के आसपास जो है वो जनता दल की सरकार आती है भारत में, पहले बार जो है वो एक गैर कांग्रेसी सरकार आती है। और भारत में जब ये गैर कांग्रेसी सरकार आती है तो ये कहती है कि ये जो पद्म पुरस्कार जो हैं ये भी अपने आप के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं, और पद्म पुरस्कार बंद कर दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। इस कंडीशन के अंदर सोचिए, आप समझिए कि आपके यहाँ पर जो पद्म पुरस्कार हैं वो दोस्तों जो है वो क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 4 नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे मामले जो हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो इनको बंद कर दिया जाता है दोस्तों। हाँ, आर्टिकल 18 पढ़ रहे हैं हम पूरा पूरा ये, तो इनको बंद कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में तुम मुझे बताओ कि आपको लगता है क्या कि ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये आर्टिकल 18 के विरुद्ध है? आपको लगता है क्या ये पद्म पुरस्कार जो हैं वो आर्टिकल जो है वो दोस्तों जो है ये पद्म पुरस्कार जो है वो आपके आर्टिकल जो है वो 18 के विरुद्ध लगते हैं क्या? आपको आर्टिकल 18 के प्रतिकूल नजर आते हैं क्या ये? आपको तुम बताओ, तुम्हें लगता है क्या ये? मेरे हिसाब से तो नहीं है। और इस मामले को जो है वो ये जब मामला कोर्ट में जाता है
तो ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो बालाजी राघवनवाद जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, बालाजी राघवनवाद के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि समानता के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करें। अगर आप अपने विशिष्ट स्पेसिफिक जो लोग हैं जिनमें टैलेंट है उनका अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो लोग फिर कुछ नवाचार ही नहीं करेंगे। अगर लोगों को दोस्तों जो है वह प्रतिभाओं का सम्मान ही नहीं करेंगे, आप भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये अगर नहीं देंगे तो दोस्तों जो है वो इस कंडीशन में तो विशिष्ट प्रतिभाओं को जो है वो सम्मान ही नहीं मिलेगा। केवल उसी समय बंद हुए थे, फिर इंदिरा जी ने आते वापस स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन ये केस जब कोर्ट में चल रहा था तो इसका डिसीजन 1995 में आता है और ये निर्णय दिया जाता है कि ये जो पद्म पुरस्कार है ये समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि समानता के अधिकार में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं का आप सम्मान नहीं करेंगे। ये जो है वो पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है, ये नाम के पीछे नहीं लगाए जाने चाहिए। ये जो है वो समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है, आर्टिकल 18 के विरुद्ध नहीं है। आपको अपने समाज के टैलेंट का सम्मान करना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और इसलिए दोस्तों जो है वो ये आपके ये बालाजी राघवनवाद में पद्म पुरस्कारों को जो है वो वैध घोषित किया गया। जज क्लियर? श्योर? हुनर है तो हुनर को जो है वो वैल्यू मिलनी चाहिए, हुनर है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। तो इसी के साथ स्वतंत्रता के अधिकार समाप्त होते हैं। मैं रोटी खा लूँ, मौसम बढ़िया हो रखे है, देखा अगर शाम को टाइम मिली तो पढ़ा शा, नहीं काल तो पढ़ना है ही। एकदम क्लियर? हाँ, जो स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस के टेस्ट जरूर देवें, यहाँ नहीं तो कहीं पे दो, टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। अगर टेस्ट देने की स्थिति में हो तो दो। पकोड़े बनाए, पकोड़े तो कहाँ से हैं? नहीं भावना जी अभी एक बार, हाँ। पॉलिटी में इंटरेस्ट किस किस को डेवलप हो गया? अब किसी को भी ये तो मन में नहीं है ना कि पॉलिटी कब खत्म होगी। जब आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपको समय की परवाह नहीं होती। आपको जब क्लास का क्लास में याद हो रहा हो, हाँ, तो वो आदमी इस टेंशन से फ्री हो जाता है। अब आपको ये भी बर्डन नहीं लग रहा होगा कि पॉलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि पॉलिटी में इंटरेस्ट आने लग गया। पॉलिटी से इंटरेस्ट आने लग जाता है ना, जब किसी भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो जाती है ना, तो आदमी चाहता है कि ये चले चलता रहे, चले चलता रहे, अच्छा लग रहा है। तो पॉलिटी आप अच्छी तरीके से पढ़ें। वेरी गुड गायत्री जी, है ना? शाम को और लगाएंगे, आज तो संडे, आज तो रेस्ट कर लेता हूँ, बाद में करेंगे। टाइम का पता नहीं चलता पॉलिटी क्लास में, पहले कुछ समझ नहीं आता था। तो ये तुम बाहर जाके नहीं बताते, तुम्हारा अभ्युदय बैच स्टार्ट हो रहा है। हम्म तो अपने बैच के बारे में बताएं कृपया करके, आरएस वाले विद्यार्थियों को जोड़ें। और इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद है कि आप अपने साथ वालों को बताएं। तो नेक्स्ट बैच आपका जो आ रहा है अभ्युदय बैच, एटलीस्ट अपनी तरफ से एक विद्यार्थी को बताएं। स्वतंत्रता दिवस ऑफर भी आ रहा है, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, 7 ऑफर ही आ रहे हैं, छोटा मोटा सा ऑफर है, लेकिन आप अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, राम राम।